बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024, इसका चैप्टर नंबर 20 एसी सर्किट्स जो है उसका पार्ट 6 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। 3 टॉपिक्स हैं, वन बाय वन इनको देख लेते हैं। पहला टॉपिक जो है हमारे पास एसी थ्रू इंडक्टर है, ठीक है। उसके बाद दूसरा टॉपिक इसके अंदर चौक कॉइल का है और तीसरा टॉपिक इसके अंदर है रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर। ये 3 टॉपिक्स हैं, इनको कवर करते हैं। पिछला पार्ट अगर देखना हो, हर वीडियो के अंदर बताता हूँ आप लोगों को कि ऊपर देखा करें, ऊपर आपको लिंक मिल नज़र शो हो जाएगा, ठीक है। पिछले पार्ट के लिए अगला पार्ट जो है वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पे आपको मिल जाएगा। बेस्ट तरीका तो यही है, बच्चे यही बोलते हैं कि सर इसका अगला पार्ट नहीं मिल रहा, पिछला पार्ट नहीं मिल रहा। तो भाई आसान सा तरीका ये है, आप प्ले लिस्ट में चले जाएं। प्ले लिस्ट में आप थंबनेल्स ही देखेंगे ना, आपको थंबनेल्स पे चैप्टर और पार्ट लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। आपको टेंशन ही नहीं है वीडियो को क्लिक करने की, वैसे ही पता लग जाएगा आपको देख के, स्क्रॉल डाउन करते ही। और थंबनेल तक प्लेलिस्ट तक पहुंचने के लिए इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आएगा, रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें आप तो पेज खुल जाएगा। पेज में देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उसको क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट होगी, पिछली सारी वीडियोस चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20 सारी वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। स्क्रॉल डाउन करें, अप करें, सारी वीडियोस पार्ट्स के साथ बिल्कुल वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में, ठीक है भाई। इसके अलावा सेकंड ईयर केमिस्ट्री, ये मैं बार बार बताता हूँ क्योंकि आप सेकंड ईयर फिज़िक्स देख रहे हैं तो सेकंड ईयर केमिस्ट्री भी आपके लिए सरदर्द होगी। सेकंड ईयर केमिस्ट्री में ऑलरेडी कंप्लीट बुक बना के 13 के 13 चैप्टर बना के अपलोड कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट में देखें, 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। वहाँ पर भी वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में सारे के सारे जो है वहाँ पर आपको चैप्टर जो है मिल जाएंगे, 13 के 13 चैप्टर। उसके अलावा 11 केमिस्ट्री जो है उसको भी मैं कंप्लीट बना चुका हूँ। 11 केमिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है पूरी, देखें आपको नज़र आएगी। मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चल रही है, आप सेकंड ईयर में हैं और सेकंड ईयर की पाकिस्तान स्टडी आपके लिए टेंशन होगी, तो उसको समझने के लिए आप मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी देखें, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 और 2 सेम है, कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है, ठीक है। चलें भाई आगे बढ़ते हैं अभी। तो ये हमारा टॉपिक पहला जो है एसी थ्रू इंडक्टर, ये पहला टॉपिक होगा। एसी अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इंडक्टर। इसी में दूसरा टॉपिक हमारे पास होगा चौक कॉइल। और तीसरा टॉपिक इसके अंदर होगा हमारे पास रिएक्टेंस इन इंडक्टर। ये 3 टॉपिक्स होंगे जिनको बारी बारी हम देखते हैं। इसमें डेरिवेशन भी है, ठीक है। चौक कॉइल हो गया और तीसरा इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको नाम दें इंडक्टिव रिएक्टेंस, तीसरा वाला जो टॉपिक है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है भाई। कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। हमेशा मैं आपका कॉन्सेप्ट सबसे पहले बनवाता हूँ। आसान सी बात ये है, ये 3 वायर ले लें, ये एक वायर है, ये दूसरी वायर है और ये तीसरी वायर है, ठीक है। इस वायर को आप हाथ लगाते हैं, आपको कोई भी करंट महसूस नहीं होता, नो करंट। इस वायर को आप हाथ लगाते हैं, आपको करंट फील होता है, हल्का, माइल्ड, ठीक है भाई। माइल्ड करंट आपको इसमें फील होता है। इस वायर को आप हाथ लगाते हैं, आपको स्ट्रॉन्ग करंट फील होता है, स्ट्रॉन्ग करंट। इस वायर को हाथ लगा रहे हैं, करंट ही फील नहीं हो रहा है। इसको लगा रहे हैं, हल्का करंट महसूस हो रहा है। इसको हाथ लगा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग करंट महसूस हो रहा है। ये 3 वायर्स हैं। क्या है आखिर इसके अंदर ऐसा? ये वायर एटम से मिलके बनी है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन है। ये वायर एटम से मिलके बनी है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन है। ये वायर है एटम से मिलके बनी है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। इस वायर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हरकत में हैं, इस वायर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हरकत में हैं, इस वायर के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स हरकत में हैं।
इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की हरकत डायरेक्शनल नहीं है, हैप हैज़र्ड वे में है। एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है तो एक नीचे जा रहा है, एक दाएं जा रहा है, एक बाएं जा रहा है, ठीक है। इस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक डायरेक्शन में है, एक सिमत में कतार बना के, लाइन बना के जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो वायर है इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लाइन बना के एक जा रहे हैं, डायरेक्शनल है। कौन सी चीज़ है जिसने इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो एक डायरेक्शन में कर दिया? कौन सी चीज़ है जिसने इन इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में कर दिया? पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी स्पीड जो है वो स्लो है। स्पीड क्या है? स्लो है। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड बहुत तेज़ है, फास्ट स्पीड है, फास्ट स्पीड। कौन सी चीज़ है जिसने इलेक्ट्रॉन्स की हरकत को यहाँ पर तेज़ किया? कौन सी चीज़ है जिसने इन इलेक्ट्रॉन्स को एक सिमत में, एक डायरेक्शन में मूव करवा दिया? वो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं, और इसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। समझ में आ गई बात? तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, आप इसको मत भूलिएगा। अगर आप इसको भूल गए तो फिर आपको समझ नहीं आएगी मेरी बात, बस आप डेरिवेशंस ही करते रह जाएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ई का मतलब इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रॉन के लिए, मोटिव, मोशन के लिए, फोर्स, इलेक्ट्रॉन्स को मोशन दिलवाने वाली फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये है। तो यहाँ पर अब आपको जो, अब इसका कनेक्शन देख लें, आपको जो हल्का करंट महसूस हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन्स जो स्लो हरकत कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है वजह? लेस EMF या वोल्टेज, ये है मेन चीज़, ये है वो फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या वोल्टेज। इस वायर के अंदर वोल्टेज कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स की हरकत भी स्लो है, इसीलिए करंट भी जो है वो हल्का है। इस वायर के अंदर जो है वो हाई EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो बहुत ज़्यादा है, वोल्टेज बहुत ज़्यादा है इस वायर के अंदर, इसीलिए इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की हरकत भी फास्ट है, और इसीलिए इस वायर के अंदर करंट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। और इस वायर को लें, इसमें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो है ही नहीं। समझ आ गई बात? एक दूसरी फोर्स है, हरकत फोर्स के बगैर नहीं होती, ये पक्की बात आप जहन में बिठा लीजिए। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की जो हैप हैज़र्ड हरकत है ना, उसके पीछे भी फोर्स इन्वॉल्व है, लेकिन वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, ज़रा इसको आप याद रख लीजिए, ठीक है। अब ज़रा अल्टरनेटिंग करंट, AC करंट जो है, इसकी क्वालिटी को आप देख लें। इसमें डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। फिज़िक्स हमारी ये कहती है कि अल्टरनेटिंग करंट के अंदर डायरेक्शन चेंज हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन हो रही है, फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन हो रही है, अपवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन हो रही है करंट की। करंट मुस्तकिल अपनी डायरेक्शन जो है वो चेंज कर रहा है, और अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो आपको पता है वेक्टर्स की दुनिया में इसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर्स की दुनिया में हम इसको कहते हैं कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रही है। और इसी को दूसरे लफ्ज़ों में हम कहते हैं चेंज इन मैग्नीट्यूड इन करंट, चेंज इन करंट, चेंज इन करंट। यहाँ तक रोकना है अपने आप को, ठीक है। मैंने क्या बताया? अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन जो है वो मुस्तकिल चेंज होती रहती है, DC से फ़र्क ही इसका ये है, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन मुस्तकिल चेंज होती रहती है, और डायरेक्शन चेंज होने की वजह से मैग्नीट्यूड जो है करंट की वो भी चेंज होती रहती है, उसकी मिकदार भी करंट की चेंज होती रहती है। और इससे ओवरऑल अगर हम देखें तो ये क्या है? चेंज इन करंट। आपको पता है चेंज इन करंट से फ़र्क क्या पड़ता है? दोबारा उस कॉन्सेप्ट की तरफ चलें। ये वायर जो है, जब हम कह रहे हैं कि इसमें करंट फ़्लो कर रहा है, तो करंट के फ़्लो करने से इस वायर के इर्द गिर्द क्या बन रही है? मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। क्या बन रही है? मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। अब अगर ये करंट जो है इसमें चेंज आएगा, चेंज इन करंट, ध्यान से बात सुनिएगा, चेंज इन करंट, अगर करंट में चेंज आएगा, जो कि आएगा किस वजह से? क्योंकि ये AC है ना, अल्टरनेटिंग करंट है, इसकी डायरेक्शन मुस्तकिल चेंज होती है, तो
मैग्नीट्यूड इन करंट वो भी चेंज होगा और चेंज इन करंट तो होगा ही, और अगर चेंज इन करंट होगा तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड भी होगा। और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा तो इसका मतलब पता है क्या है? बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ। ये क्या है? ये दूसरी किस्म की इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। एक और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगी इसके अंदर, एक और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगी। ठीक है, बात को ज़रा समझिएगा, दोबारा से चलते हैं। इस वायर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है शुरू में, इनिशियल में, उसके पीछे ईएमएफ इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन्वॉल्व है, वोल्टेज इन्वॉल्व है, नो डाउट वोल्टेज इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से इस वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, और उसकी वजह से करंट जो है इसके अंदर पैदा हो रहा है, और करंट के फ्लो की वजह से इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ये एक केस है, ठीक है, ये एक केस है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अप्लाई हुई है इस वायर के ऊपर, उससे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जो है वो, चार्जेस का फ्लो जो है वो हुआ है यहाँ से यहाँ तक, उसके नतीजे में करंट जो है इसके अंदर डेवलप हुआ है, उस करंट की वजह से इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनी है। ये एक कहानी हो गई। अब क्योंकि ये करंट जो है इसकी डायरेक्शन मुस्तकिल चेंज हो रही है, अल्टरनेटिंग करंट है ना, इस करंट की डायरेक्शन मुस्तकिल चेंज हो रही है, इससे क्या होगा? इस करंट की मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ जाएगा। मतलब ये करंट जो है वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगा, ये वेरी करेगा, ये वेरी करेगा, और इसके वेरी करने से क्या होगा? ये जो इसके इर्द गिर्द की मैग्नेटिक फील्ड है ये भी वेरी करेगी, इसमें भी चेंज आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड की चेंज होने से क्या रिजल्ट निकलेगा? मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने से क्या निकलेगा? इसी वायर के अंदर एक और ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, इसको हम कहते हैं बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ, बैक ईएमएफ। तो एक ईएमएफ ये है, एक वोल्टेज जो है ये है जो कि आपने सप्लाई किया है, ये जो आपने सप्लाई किया है वोल्टेज। दूसरा ईएमएफ ये है जो कि प्रोड्यूस हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है। तो ये दो वोल्टेज हो गए। वोल्टेज का काम याद है ना, चार्जेस को धक्का देना, फ्लो करवाना, और मेन चीज़ इस कंडक्टर के अंदर, इस वायर के अंदर चार्जेस का फ्लो ही है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का काम। और अगर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आप जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, उससे जो है वो इस वायर के इर्द गिर्द जो है वो, इस वायर में इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है, और इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड इसके गिर्द बन रही है, और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है। क्यों चेंज आ रहा है? क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसकी वजह से चेंज इन करंट हो रहा है, इस करंट में चेंज आ रहा है, इसकी वजह से इसकी मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आ रहा है। उसका रिजल्ट ये निकल रहा है कि एक और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसमें प्रोड्यूस हो रही है। ये दो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की लड़ाई होगी, ये इनकी लड़ाई होगी आपस में। ये एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस साइड में धकेलेगी इलेक्ट्रॉन्स को, दूसरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इस साइड में धकेलेगी इलेक्ट्रॉन्स को। बात समझ में आ रही है? एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो शुरू वाली है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को धकेलेगी, दूसरी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये बैक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ये इस डायरेक्शन में धकेलेगी इलेक्ट्रॉन को। तो इसको, इस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को क्या नाम देंगे आप? इसको बैक ईएमएफ का नाम देंगे। ये अपोज करने वाली है ईएमएफ, ये जो वोल्टेज है, ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये अपोज करने वाली है। समझ में आ रही है बात आपको? और ये किसके अंदर नज़र आती है आपको? ये आपको नज़र आती है इंडक्टर में। किस में नज़र आती है? इंडक्टर में। ये है इसका मेन कॉन्सेप्ट, ये है इसका मेन कॉन्सेप्ट। अब ये इंडक्टर क्या है? इंडक्टर क्या है? सोलेनॉइड वाली वीडियो अगर आपने देखी हो तो ये इंडक्टर बेसिकली एक सोलेनॉइड होता है, इस तरह का ये सोलेनॉइड होता है। ठीक है भाई, इसके बारे में आप तफसील देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट मिल गया आपको? तो एसी थ्रू अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इंडक्टर की अगर हम बात करेंगे तो हम बैक ईएमएफ की लाजमी बात करेंगे।
क्योंकि इंडक्टर के अंदर ये बैक ईएमएफ लाजमी प्रोड्यूस होती है। अब इस बैक ईएमएफ का फ़ायदा क्या है? क्या कोई फ़ायदे भी हैं? बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि इससे बड़ा नुकसान है यार। ये तो हम तो करंट को फ़्लो करवाना चाह रहे हैं, लेकिन करंट क्योंकि ये अल्टरनेटिंग करंट है और ये तो अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, तो इस अल्टरनेटिंग करंट की मैग्नीट्यूड में भी चेंज आएगा, और मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा अल्टरनेटिंग करंट की, तो मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आएगा, जिससे ये बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी और वो करंट को आगे बढ़ने ही नहीं देगी, हमारे ओरिजिनल करंट को तो आगे बढ़ने ही नहीं देगी। समझ में आ रही है बात आपको? तो इसका कोई फ़ायदा भी है। अब इसकी डिटेल्स ले लेते हैं। ये मेन कॉन्सेप्ट है इसका। ये मेन कॉन्सेप्ट है इसका। अब इसके नोट्स ले लेते हैं और इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं। नोट करते रहिए। पहला इंडक्टर है हमारे पास। इंडक्टर क्या है? कोई आपसे पूछता है भाई ये इंडक्टर क्या है? अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इंडक्टर, इसको तो बाद में देखेंगे, पहले इंडक्टर तो बताओ ये क्या है। तो इंडक्टर क्या है? व्हाट? इंडक्टर क्या है? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है भाई, ये बात तो पता है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ही होगा। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, बिजली से चलने वाला एक पुर्जा है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, ठीक है। फॉर्म्ड बाय, ये बनता कैसे? फॉर्म्ड बाय, ये बनता कैसे? वाउंडिंग या कंडक्टिंग वायर, लपेट देना, वाउंडिंग आ कंडक्टिंग वायर, एक ऐसी वायर जिसमें कंडक्शन हो सके, वाउंडिंग आ कंडक्टिंग वायर ओवर एन इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट, ओवर एन इंसुलेटिंग ऑब्जेक्ट लाइक पेंसिल, पेंसिल लीजिए और उसके इर्द गिर्द लपेटना शुरू कर दीजिए वायर को, बस ये बन गया इंडक्टर, ठीक है। पेंसिल लीजिए, वायर लें लंबी सी और इसके इर्द गिर्द उसको ऐसे, अब ये क्या बन गया? ये आपका बन गया इंडक्टर। ये है। अब ये जो पेंसिल है ये क्या है? ये इंसुलेटिंग है, कि इस पेंसिल में से तो करंट नहीं गुजर सकता ना, ये बात ध्यान में रखिएगा। पेंसिल तो इंसुलेटिंग है, पेंसिल से करंट नहीं गुजरेगा। तो जो भी चीज़ आपको लेनी है जिसके इर्द गिर्द आपको इस वायर को वुंड करना है, वुंडिंग, लपेटना है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो इंसुलेटिंग होना चाहिए, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। आगे फिर क्या बात हो रही है? पर्पस। अब कोई मकसद भी होगा ना इस डिवाइस का। पर्पस मतलब मकसद क्या है भाई इसका? इसका मकसद है अपोज चेंजेस इन करंट। इसके दो तीन मकसद हैं। अपोज चेंजेस इन करंट, चेंजेस इन करंट। आपको बज़ाहिर जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही थी ना कि यार ये बैक ईएमएफ जो है वो तो हमारे करंट को आगे बढ़ने से रोक रही है, यही बात है ना। आप इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखिए। ये जो बैक ईएमएफ है, ये बैक ईएमएफ जो है ये अपोज कर रही है, अपोज कर रही है किसके? अप्लाइड ईएमएफ के। जो ईएमएफ आपने अप्लाइड किया है, अप्लाइड ईएमएफ के। तो इससे फ़ायदा पता है क्या होगा? क्योंकि ये जो आपका अप्लाइड ईएमएफ है, इसमें जो करंट है वो मुस्तकिल चेंज हो रहा है, मुस्तकिल करंट चेंज हो रहा है। अल्टरनेटिंग करंट है ना, बताया ना मैंने, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये जो आपका अप्लाइड ईएमएफ है, इससे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो मुस्तकिल चेंज हो रहा है। क्यों? क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, अल्टरनेटिंग करंट है। आप ये चेंज नहीं चाहते, आप बोलते हैं यार स्मूथ करंट जाए, सीधा करंट जाए, इस करंट में चेंज ना आए। तो ये फ़ायदा है इसका, इस इंडक्टर का ये फ़ायदा है। ये उस चेंज के ख़िलाफ़ अपोज करेगा। करंट में जो चेंज आ रहा है ना, उस चेंज को नहीं होने देगा,
और एक कांस्टेंट सप्लाई करंट की जो है वो आपको हासिल हो जाएगी। अल्टरनेटिंग करंट के अंदर एक कांस्टेंट सप्लाई जो है वो आपको हासिल हो जाएगी। अब कांस्टेंट सप्लाई हासिल कैसे होगी पता है ना, सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ये तभी मुमकिन है। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट का फ़र्क ही ये है ना भाई, डायरेक्ट करंट के अंदर एक ही डायरेक्शन होती है, अल्टरनेटिंग करंट के अंदर मुस्तकिल डायरेक्शन चेंज हो रही होती है। लेकिन आप चाहते हैं कि यार अल्टरनेटिंग करंट भी हो और उसके अंदर मुझे एक डायरेक्शन भी मिल जाए, यानी अल्टरनेटिंग करंट के अंदर ही आपको डीसी का मज़ा आ जाए, तो उसके लिए फिर आप इंडक्टर लगा देते हैं। ये इंडक्टर यही काम करता है। बैक ईएमएफ की जो प्रोडक्शन होती है वो जो करंट में चेंज आ रहा होता है उस चेंज को रोक देती है। तो वक्ती तौर पर उस जगह पर करंट आपको अल्टरनेटिंग तो मिल रहा होता है बज़ाहिर, लेकिन वो डीसी हो जाता है। वो क्या हो जाता है, वक्ती तौर पर सिर्फ उसके अंदर डीसी हो जाता है। ये फ़ायदा है इसका। अब अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट के अपने फ़ायदे नुकसान दोनों हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हमें थोड़ी देर के लिए डीसी चाहिए तो उसके पीछे भी कोई वजह होगी। आगे चलते हैं। अपोज चेंजेस इन करंट, इसका मकसद ये है, ठीक है भाई। दूसरा मकसद इसका क्या है, जो पहला ही मकसद है कि आपको रेसिस्ट करना है, रेसिस्ट फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, रेसिस्ट फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट के फ्लो को रेसिस्ट करना है, ठीक है। और ये दोनों काम यानी कि अपोजिशन इन चेंजेस इन करंट और रेसिस्ट टू फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ये दोनों काम एक इंडक्टर जो है वो हासिल कैसे करता है, वो हासिल करता है स्टोर एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करके, स्टोर एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड, स्टोर एनर्जी इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड, इन इट्स मैग्नेटिक फील्ड। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। वैन, ये एनर्जी स्टोरेज का काम कब होता है, वैन, जब आप स्विच ऑन करते हैं। जब आप स्विच ऑन करते हैं हम इसको कहते हैं वैन स्विच ऑन, तो क्या होगा, ड्यूरिंग ऑन टाइम जबकि स्विच ऑन है, ड्यूरिंग ऑन टाइम जबकि स्विच ऑन है तो क्या होगा, स्टोर होगी एनर्जी। और ड्यूरिंग ऑफ टाइम जब आप स्विच निकाल देंगे, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को ही रोक देंगे, स्विच निकाल देंगे, तो ये जो एनर्जी स्टोर हुई हुई होगी ये रिलीज़ होगी, ये रिलीज़ होगी, ये रिलीज़ हो जाएगी। और इस एनर्जी को आप अपने काम में भी ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पर ये इंडक्टर जो है कैपेसिटर का भी काम दे रहा है, कैपेसिटर का भी काम दे रहा है। एग्जाम्पल इसकी, एग्जाम्पल कौन सी है, सोलेनॉइड, सोलेनॉइड, ठीक है भाई। तो इंडक्टर क्या है आपको पता लग गया, कैसे बनता है आपको पता लग गया, मकसद क्या है इसका आपको पता लग गया, ठीक है। और इसकी एग्जाम्पल क्या है ये भी आपको पता लग गई, ठीक है। अब इसके प्रोसेस की तरफ चलते हैं कि ये सब होता कैसे। वैसे मैं प्रोसेस आपको ओरली बता चुका हूँ सारा का सारा, अभी तो हम नोट्स ले रहे हैं सर। अब इसके प्रोसेस की हेडिंग डाल लें, प्रोसेस ये सब होगा कैसे, यानी कि रेसिस्ट टू अल्टरनेटिंग करंट, स्टोरिंग ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। और क्या है, अपोज चेंजेस इन करंट। ये तीन मकसद जो हैं, ये तीनों मकसद हासिल कैसे होंगे, ठीक है। इसका प्रोसेस क्या है इन तीनों पर्पसेस का, इसके इंडक्टर के। तो इसको देख लें, वैन स्विच क्लोज्ड, वैन स्विच क्लोज्ड, स्विच क्लोज्ड का मतलब ये मत समझिएगा कि
बिजली बंद कर दिया आपने, नहीं नहीं भाई, इसका वही मकसद है कि आपने स्विच लगा दिया, ठीक है, आपने ऑन कर दिया। व्हेन स्विच क्लोज्ड, ठीक है भाई, ये हेडिंग डालने, व्हेन स्विच क्लोज्ड, बुलेट्स में लिखूंगा करंट आई फ्लोज, करंट आई फ्लोज, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, हैंस लिहाजा आल्सो मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगी, और इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड आल्सो चेंजेस। बुलेट्स में है, अभी समझा देता हूँ, टेंशन ना लें। मैग्नेटिक फील्ड आल्सो चेंजेस। अब इसमें क्या है, प्रोसेस में क्या हो रहा है, जब आप स्विच क्लोज कर रहे हैं यानी कि स्विच ऑन कर रहे हैं, आसान लफ्ज़ों में ये बात है, तो करंट फ्लो कर रहा है। कौन सा करंट है ये, एसी अल्टरनेटिंग करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और फ्लोइंग के दौरान क्या हो रहा है, मुस्तकिल इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है, और डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो रही है। फिर क्या हो रहा है, हैंस, फिर डायरेक्शन चेंज होगी तो करंट की आल्सो मैग्नीट्यूड चेंज, करंट की मैग्नीट्यूड भी चेंज होगी, और मैग्नीट्यूड में जब चेंजिंग आएगी करंट की तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, ये जो है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आल्सो चेंजेस, उस वायर के इर्द गिर्द जो है मैग्नेटिक फील्ड वो भी चेंज हो जाएगी। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ अभी आपको, ये वही हैं, ठीक है भाई। अच्छा, आगे क्या होगा फिर, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होगी तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट ये निकलेगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ईएमएफ, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड produces EMF, यानी कि वोल्टेज, लेकिन this EMF opposes changes, this EMF opposes changes, this EMF opposes changes in magnetic field, and current, in magnetic field and current as Lenz law, according to Lenz law। लेंस लॉ याद करें, लेंस लॉ के अंदर मैंने आपको बताया था ये बात कि जब लेंस लॉ जो वजह बनती है करंट के इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के प्रोड्यूस होने की, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है उसी के खिलाफ एक्ट करता है, उसी के खिलाफ एक्ट करता है, ठीक है भाई। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अब इसकी मैग्नीट्यूड की तरफ चलते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड EMF is given by अब वो जो बैक EMF है उसकी मैग्नीट्यूड अगर आपको कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सिंबल है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, याद करें शुरू से फैराडे लॉ से जब चल रहा है ये, तो अभी तक चल रहा है, ये L है और ये डेल्टा I है और डेल्टा T, डेल्टा I है और डेल्टा T है। ये सारे वही स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको ओरली बता रहा हूँ, दोबारा सुन लीजिए। जब आप स्विच को क्लोज करते हैं, ऑन करते हैं, इस प्रोसेस के अंदर करंट फ्लो करता है, वायर के अंदर फ्लोज AC करंट, और इस AC करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है, AC करंट की डायरेक्शन चेंज होती है और इससे उसकी करंट की मैग्नीट्यूड चेंज होती है। करंट की मैग्नीट्यूड चेंज होती है तो वायर के इर्द गिर्द मौजूद मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी चेंज होती है। उसका रिजल्ट क्या निकलता है, बैक EMF, चेंजेस मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस
EMF, ये जो EMF है ये आपकी बैक EMF है, वो पैदा हो रही है इसके अंदर, ठीक है, बैक EMF, बैक EMF। बट दिस EMF अपोजिस, ये जो बैक EMF अब पैदा हो रही है, अपोजिस चेंजेस इन मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो करंट ऑलरेडी मौजूद है, जो मैग्नेटिक फील्ड ऑलरेडी मौजूद है, जो करंट ऑलरेडी मौजूद है, इसके खिलाफ ये बैक EMF काम करेगी, जैसे कि लेंस लॉ ने भी कहा है। अब इस बैक EMF की आपको मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करनी है, इसी बैक EMF को हम कह रहे हैं इंड्यूस्ड EMF, इसकी मैग्नीट्यूड अगर कैलकुलेट करनी है तो ये रहा उसका फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें चेंजेस करेंगे, now how to sustain करंट, ये हेडिंग है। इसके हवाले से टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं, ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं। वो बोलेगा कि भाई अगर बैक EMF प्रोड्यूस हो रही है उसके अंदर, तो अप्लाइड EMF जो है उसके ख़िलाफ़ इनकी तो लड़ाई हो जाएगी, और अगर ये बैक EMF जो है अप्लाइड EMF के ख़िलाफ़ लड़ना शुरू कर देगी तो करंट कैसे फ़्लो होगा? फिर करंट कैसे फ़्लो हो रहा है? करंट तो अभी भी जारी है, इसके पीछे वजह क्या है? नाउ हाउ टू सस्टेन करंट, करंट जो है कैसे सस्टेन करेगा जबकि बैक EMF प्रोड्यूस हो गई है इसके अंदर? ये ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, तो इसको ज़रा नोट कर लीजिए। अप्लाइड वोल्टेज मस्ट इक्वल टू बैक EMF, अप्लाइड वोल्टेज या EMF मस्ट इक्वल टू बैक EMF। ये इसका आसान सा जवाब है कि भाई आप फिर जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं ना, उस वोल्टेज को आप इतना रखें कि वो बैक EMF के बराबर हो जाए, बस तो मसला हल हो जाएगा। मतलब वोल्टेज की मिकदार, अप्लाइड वोल्टेज की मिकदार आप इतनी बढ़ा दें कि बैक EMF जो प्रोड्यूस होगा वो उसको काउंटर कर सके, +2 और -2 जो है वो कैंसिल होकर रिज़ल्ट आपको 0 मिल जाए, ठीक है। एक आपका अप्लाइड वोल्टेज हो गया, एक आपका बैक वोल्टेज हो गया। अप्लाइड वोल्टेज मतलब अप्लाइड EMF, बैक वोल्टेज मतलब बैक EMF। ये वोल्टेज और EMF मैं बार बार क्लियर करता हूँ, बच्चे गुम हो जाते हैं इसके अंदर कि यार ये EMF और वोल्टेज अलग अलग चीज़ें हैं। कोई अलग अलग चीज़ें नहीं है भाई, एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ठीक है भाई। थस लिहाजा, अब इसी से अगला पॉइंट निकलेगा। थस लिहाजा मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज सप्लाइड, थस लिहाजा मैग्नीट्यूड of voltage supplied, magnitude of voltage supplied is expressed as, ये देखें अब जो इक्वेशन आ रही है वो उस वोल्टेज की आ रही है जो कि आप क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। तो V इज इक्वल टू L डेल्टा I, V इज इक्वल टू L डेल्टा I डेल्टा T। ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई, ये आपके पास पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है भाई, पहली इक्वेशन आ गई। ये कौन सा वोल्टेज है जो कि आप सप्लाई कर रहे हैं, ये इक्वेशन 1 हो गई। द अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूसेस अ साइनोसाइडल करंट, ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज जो है प्रोड्यूसेस अ साइनोसाइडल करंट। अब यहाँ पर करंट भी प्रोड्यूस होगा, ऑब्वियस सी बात है। द अल्टरनेटिंग वोल्टेज मतलब आपका वही सप्लाइड वोल्टेज, अल्टरनेटिंग करंट का वोल्टेज। द अल्टरनेटिंग वोल्टेज यानी कि ये V वोल्टेज प्रोड्यूसेस करंट, ये करंट प्रोड्यूस करेगा, इसका काम ही ये है। प्रोड्यूसेस
करंट, इसको हम साइनोसॉइडल करंट कहेंगे, प्रोड्यूसेस अ साइनोसॉइडल करंट given below I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी। कुछ याद आ रहा है? पिछली वीडियो के अंदर हमने इसको डिराइव किया था, ठीक है। ये वोल्टेज आ गया आपके पास, ये इस वोल्टेज से रिलेटेड करंट की इक्वेशन भी आपके पास आ गई। अब यहाँ पर क्या होगा, पुट इन इक्वेशन 1, आप इक्वेशन 1 में इसको डाल दीजिए, ठीक है, क्योंकि आई यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये रहा आई, ये रहा आई की वैल्यू यहाँ पर आ गई, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब मैं इसको इसके अंदर डाल देता हूँ, इस वाली इक्वेशन के अंदर। इक्वेशन 1 में मैं पुट कर रहा हूँ आई की वैल्यू को, v इज इक्वल टू एल डेल्टा, आई की जगह पर क्या आ जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी और डेल्टा टी। अब यहाँ इक्वेशन में थोड़ी सी आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पर दोबारा इससे पिछली वाली वीडियो के अंदर जिस तरह मैंने आपको बताया था, डिफरेंशिएशन मेथड यूज़ होगा, कैलकुलस यूज़ होगा, ठीक है भाई, वो यूज़ होगा यहाँ पर। इसमें थोड़ी सी चेंजेस करते हैं और v इज इक्वल टू एल आई नॉट डेल्टा को अलग करें, डेल्टा टी को अलग करें, साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर आप यूज़ करेंगे यूजिंग डिफरेंशिएशन मेथड या कैलकुलस, जो कि मैं आपको यहाँ पर अभी नहीं समझा सकता, इसलिए अभी इसको याद कर लें। यूजिंग डिफरेंशिएशन मेथड या टेक्निक कर लें, इसको आप यूज़ करेंगे। तो उसके नतीजे में आपका ये जो पोर्शन है, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी साइन ओमेगा टी, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका बराबर हो जाएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये इसके बराबर हो जाएगा। नाउ पुट अब इसको पुट कर दें, नाउ पुट, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास नाउ पुट v इज इक्वल टू एल आई नॉट और ये ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है भाई। ये आपकी इक्वेशन 1 देख लें, इसका क्या हल हो गया अभी। आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर थोड़ा सा और लेके चलेंगे इसको आगे, वेयर ओमेगा एल आई नॉट, यानी कि ये जो पोर्शन है ये वाला ओमेगा एल आई नॉट, ये किसके बराबर है, ये वी नॉट के बराबर, ये वी नॉट के बराबर है। ये वी नॉट के बराबर है, तो इस पोर्शन की जगह पर अब क्या आ जाएगा, वी नॉट आ जाएगा। वी बराबर है वी नॉट कॉस ओमेगा टी, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब ये इक्वेशन 2 आ गई, अब ये इक्वेशन 2 आ गई, ठीक है भाई। v इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर तो एक दफ़ा और जो है डिफरेंशिएशन मेथड हम यूज़ करेंगे कैलकुलस का, उसका हवाला दूंगा।
नाउ कॉस ओमेगा टी, ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है कॉस ओमेगा टी ये बराबर है साइन ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन 2। ओमेगा टी इसके बराबर है, तो इसको अब ये जो कॉस ओमेगा टी है इसकी जगह पर आप ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन 2 बाई यूजिंग डिफरेंशिएशन मेथड, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 2 में इसको पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई अपॉन 2। ठीक है भाई, ये आ गई आपके पास इक्वेशन। अब ये इक्वेशन आपको बता क्या रही है, नीचे लिख लीजिए कि ये इक्वेशन आपको क्या बता रही है। This equation tells that voltage V leads the current। ये सबसे अहम ट्रिकी क्वेश्चन है जो कि इस वक्त आ रहा है आपके पास। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, ये ट्रिकी क्वेश्चन है, साइंटिफिक रीजनिंग है, इसको ज़रा नोट करके रख लें अपने पास। लीड्स द करंट I बाय पाई अपॉन 2 रेडियंस। ये इक्वेशन जो है वो आपको बता रही है कि वोल्टेज जो है, अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, बैक ईएमएफ की बात नहीं कर रहा हूँ, अप्लाइड ईएमएफ की बात कर रहा हूँ। दिस इक्वेशन टेल्स दैट वोल्टेज लीड्स द करंट I बाय पाई अपॉन 2 रेडियन। इस वायर के अंदर आपका जो अप्लाइड वोल्टेज है वो लीड करेगा, इस वायर के अंदर फ्लो होते हुए करंट को। वोल्टेज लीड करेगा करंट को। अब ये देखें, पीछे हमने वेव फॉर्म देखी है ना। अब फेज इन अल्टरनेटिंग करंट, ये हमने वीडियो बनाई है पीछे, मेरे ख्याल दूसरा पार्ट है या तीसरा पार्ट है, जिसके अंदर इन फेज जो है वो आपने सीखा था, ठीक है। फेज लैग जो है आपने सीखा था, इसके अलावा फेज लीड जो है आपने सीखा था, जिसके अंदर वेव्स को आपने देखा था कि एक वेव जो है वो लीड कर रही है, एक वेव जो है वो लीड कर रही है, और पीछे वाली वेव जो है उसको लैग कर रही है। ये लीड कर रही है, पहले वाली वेव जो आगे है, ये पीछे वाली लैग कर रही है। तो ये लैग फेज़ है, ये लीडिंग फेज़ है, और अगर एक ही साथ चल रहे होते हैं तो इन फेज़ है। अब देखें, उस टॉपिक को मैं दोबारा रिपीट नहीं कर सकता, उसी का हवाला यहाँ दिया जा रहा है। ये पाई अपॉन 2 रेडियंस जो है इसी वेव का हवाला दिया जा रहा है यहाँ पर, याद करें आप। तो यहाँ पर वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है किसको, करंट को। इसकी पिक्चर में अगर यहाँ पर बनाऊँ तो इसकी पिक्चर इस तरह से बनेगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, उसमें बोला जाता है कि भाई इस करंट के अंदर जो वोल्टेज है वो करंट को लीड क्यों कर रहा है। तो यहाँ पर इसकी अगर मैं डायग्राम बनाऊँ यहाँ पर, तो ये, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्या है, वो वोल्टेज है, और ये जो है हमारे पास पीछे जो आ रहा है ये हमारे पास करंट है। तो वोल्टेज देखें आगे है, वोल्टेज वाली वेव जो है वो आगे है, और करंट वाली वेव जो है वो पीछे है। इसको हम दूसरे सेंस में कहते हैं कि ये वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है, वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को। तो इस इंडक्टर के अंदर यही होता है कि वोल्टेज जो है वो लीड करता है करंट को। तो उसके पीछे जो है वो आपसे पूछता है भाई इसकी वजह क्या है, इसकी वजह क्या है, क्यों जो है ये आखिर वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है करंट को। बार बार कह रहा हूँ, ये बड़ा अहम सवाल है, इसको ज़रा लिख लीजिए। पहले इसको मुकम्मल कर लें, फिर इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
in case of inductor is connected with in case of, ये कब हो रहा है कि ये इक्वेशन आपको जो बता रही है कि वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है करंट को बाय पाई अपॉन 2 रेडियंस, ऐसा कब हो रहा है? इन केस ऑफ, ये जब हो रहा है इंडक्टर इज कनेक्टेड विद एसी, इंडक्टर इज कनेक्टेड विद एसी। जब आपका इंडक्टर जो है वो एसी के साथ कनेक्ट है, डीसी के साथ कनेक्ट नहीं है। एमडी कैड के टेस्ट के अंदर यहाँ पर एमसीक्यूज बन जाता है, बोलते हैं कि भाई यहाँ पर सिर्फ कुछ नहीं करेंगे वो एमसीक्यूज देते हुए आपको, यही तो कमाल है। वो यही बात लिखेंगे कि ये इक्वेशन और ये कनेक्ट करती है डीसी के साथ। आप कुछ नहीं देखेंगे, आप इक्वेशन देखेंगे, सब देखेंगे, इस पे गौर ही नहीं करेंगे कि यहाँ पर डीसी लिखा हुआ है, भाई एसी नहीं लिखा हुआ। आप फ़ौरन जो है वो टिक लगा देंगे और यहीं गलती हो जाएगी आपकी। तो इसलिए ज़रा ध्यान से इसको देखें कि ये जब होगा जब इंडक्टर जो है वो एसी के साथ कनेक्ट होगा, ना कि डीसी के साथ। कनेक्टेड विद एसी सर्किट, एसी सर्किट, एसी सर्किट। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये मुझे नोट्स बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है? ऑब्वियस ही बात है, मैं भी तैयारी करूँगा तभी तो आपको बताऊँगा ना भाई, ये बिल्कुल न्यू बुक है तो नोट्स तो बनाऊँगा इसके, पहली बात ये। अच्छा, फिर दूसरी बात कि नोट्स बना लिए हैं सर, तो हाथ में पकड़ के आप छपवा क्यों रहे हैं? भाई हाथ में पकड़ के छपवा इसलिए रहा हूँ ताकि गलती की कोई गुंजाइश ना रहे। अगर मैं अपने लफ्ज़ों में इसको बनाना चाहूँ तो ये 5 मिनट का काम है। ये ले, हो गई डेरिवेशन, हो गई ना, मेरे लिए क्या मसला है? अपने अल्फाज से बना के मैं आपको बना दूँ सारी की सारी, ये लें। लेकिन मुझे स्टूडेंट के लेवल पे आना पड़ता है ना भाई। आपको ना तो इसके नोट्स हैं भी, कुछ भी नहीं है, आपको तो चाहिए ना सारा का सारा मटेरियल स्टेप वाइज वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में। मैं तो रैंडम लेक्चर दे दूंगा कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, फ़ायदा क्या? आपको तो वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में लेक्चर चाहिए, इसलिए मैं इसको इन नोट्स को बनाता हूँ तो वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में बनाता हूँ, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल न्यू बुक है, इसके तो नोट्स भी कहीं नहीं है, आप क्या करेंगे? खैर नोट्स आ जाते हैं मार्केट के अंदर, टीचर्स वगैरह भी बनवाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर क्वेश्चन जो आता है ना, क्वेश्चन उसको नोट कर लें। ये वाला टॉपिक अभी हम करते हैं अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इंडक्टर, चौक कॉइल और इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है इसको बाद में कर लेते हैं, ठीक है ना। वाई वोल्टेज, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है वाई वोल्टेज V इज लीडिंग I। ये क्वेश्चन बनता है, क्यों जो वोल्टेज V है वो लीड कर रहा है I को। अब इसको देख लें आप, इसका जवाब बिकॉज बैक EMF appears and produces opposing current। ये दूसरा करंट आ गया, ये दूसरा करंट है जो बैक EMF लेके आ रही है, प्रोड्यूसिंग अपोजिंग करंट। अप्लाइड वोल्टेज भी एक करंट लेके आएगा, अप्लाइड EMF भी एक करंट लेके आएगा, बैक EMF भी एक करंट लेके आएगा। अप्लाइड EMF फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट लाएगा, बैक EMF बैकवर्ड डायरेक्शन में करंट लेके आएगा। ये दो करंट की लड़ाई होगी। द करंट दैट अपोजेस द कमिंग करंट, रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? कमिंग वोल्टेज विल लीड
voltage will lead the going voltage, कमिंग वोल्टेज विल लीड, आने वाला वोल्टेज जो है वो लीड करेगा, कमिंग वोल्टेज विल लीड द गोइंग करंट, गोइंग करंट, गोइंग करंट, हैंस लिहाजा अप्लाइड वोल्टेज लीड्स द करंट फ्लोइंग, अप्लाइड वोल्टेज leads the current flowing, leads the current flowing, करंट फ्लोइंग। ठीक है भाई, ये हुआ। कोशिश तो यही थी कि इसी के अंदर ये दो टॉपिक निमट जाएं, लेकिन यहाँ पर अभी चौक कॉयल रह गया, इंडक्टिव रिएक्टेंस रह गया, इसको हम जो है वो पार्ट 7 के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।